तो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें। कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य रहते थे उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका जो है जेनरिक पेपर का जो एग्जाम होने वाला है, ऑल सेशन में जो जेनरिक पेपर का एग्जाम होने वाला है, चाहे वह सेमेस्टर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो सेमेस्टर 1 का है। कौन सा? सेमेस्टर 1 का है। देखिए, ये नेसेसरी नहीं है कि ये बस जनरल पेपर वाले लोगों का है, ये हर एक लोगों के लिए है जिनके सिलेबस में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और उन्हीं के लिए है, सो ठीक है, ये सारे स्टूडेंट लोग के लिए है। जहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन आता है ये सबके लिए, ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों कि उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, अगर उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में जाने, सामाजिक स्थिति के बारे में जाने, आर्थिक और धार्मिक दशा के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है कि क्या इन लोगों का दशा रहता था उस समय, ठीक है, और राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, उसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर उत्तर वैदिक काल क्या था, है ना। उत्तर वैदिक हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग उत्तर वैदिक का, किसका? उत्तर वैदिक का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल का जो विकास हुआ था ना, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इसको उत्तर वैदिक काल आखिर क्यों कहा गया? इसको जो है उत्तर वैदिक काल ही क्यों कहा गया है, ठीक है। तो इसको जो है उत्तर वैदिक काल इसलिए कहा गया है, ठीक है, क्योंकि यह काल जो है ना वेदों का काल रहा है। किसका काल रहा है? वेदों का काल रहा है, ठीक है। ये वेद से घिरा हुआ काल है, ठीक है, इसलिए उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। ये तो आपका परिचय हो गया था, थोड़ा सा मतलब जान लिए थे थोड़ा सा इसके बारे में। अब देखिए, हम लोग को अगर इसका आंसर बनाना है ना, तो आंसर बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? एकदम बढ़िया से उसको सजा करके लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम लिखें ताकि हम लोग को नंबर मिल सके। वैसे आप लोग पास आउट कर चुके हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और आप लोग बीएड वगैरह में भी होंगे, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? परिचय लिखेंगे, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल आखिर किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको परिचय बताया कि उत्तर वैदिक काल का विकास जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था, ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काल वेदों का काल रहा है, ठीक है। आप पूछा जाएगा कि इसको वैदिक काल क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो ना वेदों का काल रहा है, ये जो ना वेद का काल रहा है, ठीक है। ऋग्वेद रहे, सामवेद रहे, यजुर्वेद रहे, अथर्ववेद रहे, ये इसमें ऋग्वेद मतलब इसमें वेद का ही क्या हुआ? कार्य हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको जो है ना वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपको परिचय में बता देना है कि इसको वैदिक काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जो क्वेश्चन में आपको बोला गया था, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे आगे। देखिए, लिखा गया है कि उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी जो दशा है, जीवन है उत्तर वैदिक आर्यों की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, उसके बारे में हम लोग निम्नलिखित रूपों में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब पहला जो था आपका राजनीतिक जीवन, क्या था? राजनीतिक जीवन। तो पहले हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो पहला आपको इस प्रकार से पॉइंट बनाना है कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। हम लोग पहले जानते हैं इसके राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है। अब देखिए, बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए, लिखा क्या कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन तथा उसके प्रभाव क्षेत्र में विस्तार हुआ। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो आर्यों के जीवन में जो है ना और उनके प्रभाव क्षेत्र में क्या हुआ? काफी विस्तार हुआ, ठीक है। प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई, मतलब प्रदेश राज्य का क्या हुआ? यहाँ पे स्थापना हुआ, ठीक है।
उसके साथ साथ राजा के अधिकारों में वृद्धि हुआ और प्रतिनिधित्व संस्थाओं का महत्व में कमी हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ के जो राजा का अधिकार था, राजा के अधिकार में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, और प्रतिनिधि संस्थाओं का महत्व में कमी हुआ। उसके साथ साथ नवीन पदाधिकारियों का उत्पत्ति भी आर्यों के इस काल में हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको संक्षेप में बताया गया जो जो चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, डिटेल्स जानेंगे। ये पहला आपका था राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पहला पॉइंट बनेगा आपका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हुआ था, तो वही यहाँ पे आपका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार। तो आखिर प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार से हुआ, तो चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बनाएंगे हम लोग कि इस काल में आर्य सिर्फ पंजाब, गंगा, यमुना तथा दोआब में ही सीमित नहीं थे। मतलब प्रभाव क्षेत्र का विस्तार, मतलब यहाँ पे क्षेत्र का क्या हुआ, विस्तार हुआ था। अगर बात करें आर्यों की, तो इस काल में जो आर्य थे ना, वो सिर्फ पंजाब, गंगा, यमुना तथा दोआब में ही सीमित नहीं थे। ठीक है, उन लोगों ने अपना क्या किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने क्षेत्र का भी विस्तार किया था। वे सप्त सिंधु प्रदेश से पूर्वी तथा दक्षिणी भारत के ओर बढ़े थे। उसने क्या किया था कि सप्त सिंधु प्रदेश से क्या किया, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत के तरफ भी लोग बढ़ गए थे। कौन, आर्य। ठीक है, तो ये आपका था प्रभाव क्षेत्र का विस्तार पहला। ठीक है, अब दूसरा की बात करें, दूसरा पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि राजा के अधिकारों में वृद्धि। क्या बताया गया है कि राजा के अधिकारों में वृद्धि। इस काल में, इस काल के अंतर्गत में जो है ना, राजा के अधिकारों में काफी वृद्धि हुई। अगर इस काल की बात करें तो इस काल में जो है ना, राजा के अधिकारों में काफी वृद्धि हुआ। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जो ना, राजा का अधिकार को बढ़ाया गया था। किनके अधिकार को, राजा के अधिकार को बढ़ाया गया था। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 हम लोग जानते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपको बनाना है नवीन पदाधिकारियों का सृजन। क्या हुआ था, नवीन पदाधिकारियों का सृजन। मतलब कुछ पदाधिकारी लोग, ठीक है, उनका सृजन किया गया था, उनका उत्पत्ति किया गया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, पूर्व वैदिक काल में शासन कार्य में राजा को मदद देने के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण या आदि अधिकारी होते थे। ठीक है, मतलब राजा को मदद करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री देश को चला सकता है क्या, नहीं चला सकता है ना। तो उसको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए वो कड़ी के रूप में बंधा हुआ है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा का मदद करने के लिए जो है ना, क्या क्या बनाया गया था, राजानी बनाया गया था, पुरोहित बनाया गया था, महिषी बनाया गया था। ये सब चीज़ क्या क्या बनाया गया था ताकि राजा का वो लोग मदद कर सके। ठीक है, अब इनके अलावा कई नवीन पदों का उत्पत्ति हुआ था। इनके अलावा भी कई नवीन पदों का उत्पत्ति हुआ था। इस काल में पदाधिकारियों में राजानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामीण, संग्रहित, भागदूत, अक्ष, बाप, तक्ष, रथकार, गोविकर्त आदि प्रमुख थे। मतलब ये सब चीज़ जो था ना, वहाँ पे नवीन क्या थे, ये पदाधिकारी थे। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा डिटेल से। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि वहाँ पे उस काल में जो थे नवीन पदाधिकारी कौन कौन से थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से थे। राजानी थे, पुरोहित से, महर्षि थे, ये आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट खत्म हुआ, और जब पॉइंट खत्म हुआ तो पॉइंट खत्म होने के बाद जो है ना, संक्षेप में हम बता देंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में विस्तार हुआ था। संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं, मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जो हम लोग ऊपर देखे राजनीतिक जीवन के बारे में, तो उसमें हम लोग बता सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में क्या हुआ था, काफ़ी विस्तार हुआ था, और राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई थी तथा नवीन पदाधिकारियों का सृजन भी हुआ था। ठीक है, जो हम लोग ऊपर पढ़े उसको नीचे में बता देना। ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट कौन सा हम लोग पढ़ लिए थे, उसका राजनीतिक जीवन के बारे में, है ना। अब हम लोग दूसरा जानने वाले हैं दोस्तों कि इसका सामाजिक जीवन कैसा था। इसका सामाजिक जीवन कैसा था, क्योंकि यहाँ पे 4 चीज़ पूछा गया आपको। ठीक है, और राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक और धार्मिक दशा के बारे में, मतलब चारों चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते। देखिए दूसरा में आपका था सामाजिक जीवन। अगर बात करें इनके सामाजिक जीवन का, तो इनका सामाजिक जीवन आखिर कैसा था। ठीक है, तो देखिए सामाजिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। अगर बात करें उत्तर वैदिक कालीन का, ठीक है, काल का, तो यह जो था ना 4 वर्गों में क्या था, विभक्त था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, तथा व्यक्तिगत जीवन को नियमित करने वाली आश्रम व्यवस्था में जन्म हुआ। ठीक है, और उसके साथ साथ इस काल में क्या हुआ था, व्यक्तिगत जीवन को
जिंदगी को जीने के लिए, व्यक्तिगत तरीके से जीने के लिए आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ था। ठीक है, स्त्रियों की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी। ठीक है, और उस समय क्या हुआ था, स्त्रियों की अर्थव्यवस्था जो थी, व्यवस्था जो थी, उसमें क्या हुआ था, काफ़ी गिरावट आई थी। ठीक है, अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहला आपका यही था समाज का विभाजन। देखिए यहाँ पे समाज का विभाजन किया गया था 4 वर्गों में। ठीक है, पहला हम लोग यही जानेंगे कि देखिए क्या हुआ था कि इसमें पहला था कि समाज का विभाजन। अब समाज का विभाजन कैसे हुआ, तो देखिए बताया गया उत्तरवैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बट चुका था। ठीक है, अगर बात करें उत्तरवैदिक काल का, तो इस काल में जो है ना पूरे समाज को जो है ना 4 वर्गों में बांटा जा चुका था। पहला अगर बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 थे। ठीक है, उस समय यज्ञों की प्रधानता के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जो अज्ञ होते थे ना, ठीक है, अज्ञ होता था, तो उसमें उसके कारण क्या हुआ, ब्राह्मणों का क्या हुआ, शक्ति में वृद्धि हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ ब्राह्मण पूजा पाठ और यज्ञों की संपादन का कार्य करते थे। अगर बात करें ब्राह्मणों का, तो वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे, वगैरह का कार्य करते थे, पूजा पाठ कार्य करते थे वो लोग। कौन, ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो 4 वर्गों में विभक्त किया गया था लोगों को, ठीक है, समाज को, तो उनके कार्यों के अनुसार से उनको 4 वर्गों में विभक्त किया गया था, है ना। आगे देखिए, अगर बात करें दूसरा पॉइंट की, दूसरा पॉइंट में इसमें क्या था कि व्यक्तिगत जीवन के लिए आश्रम व्यवस्था। अब यहाँ पे क्या था कि व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए, व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए क्या किया गया था, आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया था। क्या कि पहले हम लोग जानते हैं कि पहले का जीवन क्या, पहले का जीवन में स्कूल होता था, नहीं होता था, होता था क्या, नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस काल में आर्यों ने अपनी व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह करने के लिए अपने जीवन काल को 4 अवस्थाओं में बांटा रखा था। ठीक है, मतलब बताया गया है कि उस समय आर्य जो थे, ठीक है, उन लोग क्या किए थे, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए क्या किए थे, अपने जीवन काल को, अपने अवस्थाओं को 4 वर्गों में बांटे थे। ठीक है, 4 भागों में बांट दिए थे, 4 अवस्थाओं में बांट चुके थे। ठीक है, जिसमें से पहला क्या था, ब्रह्मचार्य। क्या था, ब्रह्मचार्य था। ठीक है, ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है, तो ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि इस अवस्था में शिक्षा हासिल करने की काम होती थी। अगर बात करें इस अवस्था की, तो इस अवस्था में क्या होता था, शिक्षा हासिल करने का कार्य होता था। ठीक है, और दूसरा अवस्था क्या है कि गृहस्थ। गृहस्थ मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए शिक्षा प्राप्त कर लिए आप, ठीक है, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको अपने समाज पर ध्यान देना है, अपने घर द्वार पे ध्यान देना है, मतलब सब चीज़ पे ध्यान देना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस अवस्था में व्यक्तियों को सामाजिक, धार्मिक या अन्य कार्यों की करने की छूट थी। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। अब अगर तीसरी की बात करें तो लिखा हुआ वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अवस्था मतलब यहाँ बताया गया है कि इस अवस्था में व्यक्तियों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इस अवस्था में जो है ना व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगलों में जाकर के तपस्या करना पड़ता था। जैसे कि हम लोगों ने ऋषि मुनियों को देखते थे। ठीक है, कई सीरियल में, कई मूवी में ऐसा दिखाया गया है ना। आगे देखिए, बताया गया है पॉइंट नंबर 4 में कि संन्यास। संन्यास तो आप लोग सब जानते हैं कि इस अवस्था में सन्यासी की जीवन बिताना पड़ता था। अगर इसकी चौथा अवस्था की बात करें तो यह है सन्यासी जीवन। ठीक है, और सन्यासी जीवन में जो है ना सन्यासी के रूप में लोगों का अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं थी जिसमें से लोग क्या किए थे, वहाँ के लोग जो आर्य जो थे अपने जीवन को बांट चुके थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, तीसरा पॉइंट की बात करें तो स्त्रियों की अवस्था। स्त्रियों की अवस्था, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि स्त्रियों की अवस्था जो था उस समय क्या हो चुका था, निम्न हो चुका था। कैसे, देखिए लिखा हुआ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की अवस्था में काफ़ी गिरावट आई थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, स्त्रियों की अवस्था में काफ़ी गिरावट आई थी। विवाह का प्रथा में भी काफ़ी गिरावट आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि विवाह का प्रथा में भी काफ़ी गिरावट आया था। शक्तिशाली राजाओं के उदय से बहुविवाह की प्रथा जोर पकड़ने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि वहाँ पे जो था ना बहुविवाह हो गई थी। ठीक, शक्तिशाली राजाओं जो थे उनके उदय से क्या हुआ था, वहाँ पे बहुविवाह मतलब एक से ज़्यादा विवाह करने वो लोग पे क्या हुआ था, वो लोग जोर, ये जो प्रथा था वो जोर पकड़ने लगा। ठीक है, उसके साथ साथ दहेज और विधवा विवाह का प्रचलन बना रहा। ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ जो था ना दहेज प्रथा जो होता है ना, दहेज प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन बना रहा था। ठीक है, इसके समेत यहाँ पे क्या था कि बाल विवाह का प्रथा का भी प्रचलन हुआ। ठीक है, इसी काल में जो क्या हुआ, बाल विवाह का प्रचलन हुआ था। ठीक है, बाल विवाह का प्रथा का क्या हुआ था, यहाँ पे प्रचलन हुआ था। ठीक है,
यहाँ पे आपका तीसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया गया है कि परिवार व शिक्षा, कि आखिर इस काल में जो था सामाजिक जीवन में परिवार कैसा था और वहाँ का शिक्षा का विभाग कैसा था। ठीक है, अब बात करें इसका इसका परिवार और शिक्षा का विभाग का। ठीक है, तो देखिए बताया गया है कि इस काल में परिवार में पिता की प्रधानता होती थी। मतलब अगर इस काल की बात करें तो वहाँ पे परिवार में जो है ना पिता का प्रधानता होती थी। ठीक है, तथा इस काल में शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ। और इस काल की अगर बात करें तो यहाँ पे शिक्षा का जो है ना काफ़ी विशेष रूप से क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। ठीक है, ब्रह्मचार्य व्यवस्था में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। अगर यहाँ की शिक्षा की बात करें तो ब्रह्मचार्य अवस्था जो था, ठीक है, जो आर्य अपने जीवन को काटने के लिए बांटे थे। ठीक है, तो इस अवस्था में विद्यार्थी जो है ना क्या करते थे, गुरुकुल जाते थे अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और शिक्षा प्राप्त करने के दौरान में वो लोग क्या करते थे, अपने गुरु का सेवा भी करते थे। ठीक है, ये पहले की बात है, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा नहीं है ना। उसके साथ साथ शिक्षा पूर्ण होने के बाद, जब शिक्षा उन लोग का पढ़ाई जब पूरा हो जाता था तो पढ़ाई पूरा होने के बाद क्या होता था, वहाँ पे दक्षिणा देने का प्रचलन था। जैसे दक्षिणा दिया जाता है ना, कुछ पैसे दिया जाता, दक्षिणा कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ भी, है ना। जैसे कर्ण से मांगे थे ना वो, ठीक है, द्रोणाचार्य, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे दक्षिणा देने का प्रचलन था। ठीक है, पढ़ाई पूरा होने के बाद गुरु को कुछ दक्षिणा दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। हम लोग जान गए कि इसका सामाजिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों अब हम लोग जानेंगे ना कि इसका जो है आर्थिक जीवन कैसा है, आर्थिक व्यवस्था कैसा था उन लोग का, कि आखिर वो लोग किस प्रकार से अपने जिंदगी को जीते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसको डिटेल से। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके आर्थिक जीवन का, किसका, आर्यों के आर्थिक जीवन का, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन के बारे में एक मतलब इनका आर्थिक जीवन में एक महान परिवर्तन हुआ था, एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, जो कि नीचे दिया गया। ठीक है, जो नीचे आपको बताया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं नीचे किस प्रकार से है। देखिए पहला आपका था कृषि एवं पशुपालन। क्या था, कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, इनका आर्थिक स्थिति जो था कैसे मजबूत था, तो इन लोग ने क्या किया था, कृषि और पशुपालन पे जोर दिया था। ठीक है, बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में क्या किए थे, आर्य जो थे ना वो स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे। मतलब एक जगह पर रह करके लोग जीवन को निर्वाह करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और अगर आप एक जगह रह करके जीवन जी रहे हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ मतलब क्या है, नेसेसरी होता है, हर चीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया था इसके लिए जो है ना, जिसमें से वो कृषि और पशुपालन ही मतलब पशुपालन करना शुरू कर दिए थे, और उन्हीं से क्या होता था, उनकी आजीविका का प्रमुख साधन बन गया था। और वही सब जो था उनके आजीविका का साधन बन चुका था, मतलब उनका जीवन निर्वाह करने का एक ज़रूरत बन चुका था। ठीक है, यह आपका हो गया कंप्लीट, कृषि एवं पशुपालन। अब इसका दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट बताया गया उद्योग धंधे, कि आखिर वहाँ के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन क्या था, खाली सिर्फ कृषि और पशुपालन से चल जाता था क्या, नहीं, वहाँ पे कई प्रकार के उद्योग धंधे भी थे। जैसे कि बात करें, बताया गया है कि कृषि और पशुपालन के अलावे इस काल के में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे का भी प्रचलन हुआ था। अगर बात करें कृषि और पशुपालन के अलावे, तो इस काल में जो है ना प्रमुख उद्योग धंधे का भी प्रचलन हुआ था। ठीक है, लोग विभिन्न व्यवसाय के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। ठीक है, और वहाँ पे जो है ना अलग अलग प्रकार के क्या करते थे, वो लोग व्यवसाय करते थे, और उस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, अपने जीवन का निर्वाह करते थे। कौन, आर्य, कब, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया आर्थिक जीवन भी। ठीक है, आप चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं व्यापार, क्योंकि वो लोग जो था ना व्यापार भी करते थे। अगर व्यापार नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, मान लीजिए कुछ चीज़ उपजाएंगे, ठीक है, तो उपजाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा हो रहा था, ठीक है, आपका 6 पेज 7 पेज हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि उसको काट दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए ये आपका पॉइंट खत्म हो गया है ना। हम लोग अगला पॉइंट जानेंगे धार्मिक जीवन, कि इन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, ये आपका लास्ट होने वाला है ना। धार्मिक जीवन अगर बात करें आर्यों की धार्मिक जीवन का, ठीक है, तो इन लोगों का धार्मिक जीवन आखिर कैसा था। ठीक है, तो देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्यों का धार्मिक जीवन में परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा था। अगर बात करें इनके धार्मिक जीवन का, ठीक है, तो इनके धार्मिक जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ था, इसलिए यहाँ बताया गया कि इसका धार्मिक जीवन भी अछूता नहीं रहा था। ठीक है,
तो आखिर क्या हुआ था इसमें से? तो देखिए पहला पॉइंट आता है इसमें से कि देवताओं के महत्व में परिवर्तन। यहाँ पे क्या हुआ था कि देवताओं के महत्व में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। तो आखिर कैसे परिवर्तन हुआ था? तो यहाँ बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं की आराधना और उपासना होती थी। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं की आराधना मीन्स पूजा, ठीक है, पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन इस काल में अनेक देवी देवताओं का महत्व कम हो गया था। लेकिन यह काल आते आते क्या हुआ था, कई देवी देवताओं का महत्व क्या हो गया था, कम हो गया था, ठीक है। और कम कैसे हुआ था? यहाँ बताया गया कि वरुण और इंद्र जो देवताएं थे, वरुण देव और इंद्र देव, ठीक है, इन देवताओं के स्थान पे जो है ना विष्णु और शिव ने ले लिया था। मतलब इनका जो स्थान है विष्णु ने ले लिया और शिव ने ले लिया। जहाँ पे लोग वरुण को पूजते थे वहाँ पे विष्णु को पूजने लगे, जहाँ पे इंद्र को पूजते थे वहाँ पे शिव को पूजने लगे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी परिवर्तन हुआ है इनके देवताओं में भी, ठीक है। पहले दूसरे देवता का पूजा करते थे लेकिन अब दूसरे देवताओं का पूजा करने लगे थे, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें, देखिए दूसरा पॉइंट में आपको बताया गया है कि यज्ञों और कर्मकांडों की प्रधानता। अगर बात करें यज्ञ, जैसे यज्ञ करते थे ना ब्राह्मण लोग मिलकर के, तो यज्ञ और कर्मकांडों की प्रधानता। कर्मकांड मतलब जैसे कोई मर जाता है तो उसका कर्मकांड किया जाता है ना, तो उसकी क्या प्रधानता थी, ठीक है। तो बताया गया कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इसी में हम लोग को ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बताया गया है कि पहले भी देवी देवताओं की पूजा स्तुति पाठ तथा मंत्रों के माध्यम से होती थी, ठीक है। अगर बात करें पहले, ठीक है, तो पहले भी देवी देवताओं का जो पूजा होता था ना वो स्तुति पाठ और मंत्रों के माध्यम से होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है ना कर्मकांडों का महत्व दिया जाने लगा था। लेकिन अब जो है कर्मकांडों का महत्व इसलिए दिया जाने लगा था क्योंकि यहाँ की अगर बात करें यज्ञों की, ठीक है, तो यज्ञों में काफ़ी जो ना कठिन हो गया था। यज्ञ जो करना क्या हुआ था, काफ़ी कठिन हो गया था। क्योंकि देखिए यहाँ बताया गया है कि यज्ञ की विधियाँ काफ़ी कठिन होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ की जो विधि थी वो क्या होने लगा था, काफ़ी कठिन होने लगा था, जिसमें से यज्ञकर्ता को बड़ी सावधानी से मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ता था, जो यज्ञकर्ता होते थे, जो यज्ञ करते थे, ठीक है, उन लोगों को काफ़ी सावधानता से, एकदम सावधानी पूर्वक से क्या करना पड़ता था, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर कहीं गलती हुआ तो फिर उन लोग को सजा मिलता था, ठीक है। ऐसे था यहाँ पे, मतलब ये कहीं बताया नहीं गया कि उन लोगों को सजा मिलता था, ठीक है, लेकिन गलती उन लोग को नहीं करते थे, ये कठोर उन लोग को हो चुका था, ठीक है। उसके साथ साथ यज्ञ करवाने वाले पंडितों को, जो यज्ञ करवाते थे, जो पंडित यज्ञ करवाते थे, ठीक है, उन लोगों को गाय, सोना, कपड़ा, घोड़ा आदि दक्षिणा में दिया जाता था। जैसे पंडित है, ठीक है, जो पंडित जो पूजा करता है, आज भी ये प्रथा चलता आ रहा है, ठीक है, कि अगर पंडित पूजा करता है, शादी करवाता है, कर्मकांड करवाता है ना, तो लोगों को लास्ट में क्या दिया जाता है, गाय दिया, दान में दिया जाता है, गाय दिया जाता है, सोना दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, ठीक है, घोड़ा आदि दक्षिणा में उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग विशेष तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम लोग अपने समाज में भी ये सब चीज़ को देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। और जब क्वेश्चन खत्म हुआ ना दोस्तों, क्वेश्चन खत्म करने के बाद लास्ट में जो ना हम लोग को निष्कर्ष डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष क्या है कि यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, ठीक है। तो पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन रहा है, ठीक है, उनके हर एक जीवन में क्या हुआ, परिवर्तन होते गए हैं, ठीक है। चाहे वो राजनीतिक जीवन रहे, चाहे वो सामाजिक जीवन रहे, आर्थिक जीवन रहे, या तो धार्मिक जीवन रहे। अभी हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में पढ़े हैं ना, तो उनके धार्मिक जीवन में भी क्या हुआ, काफ़ी महत्वपूर्णता आई है, ठीक है, और काफ़ी क्या हुआ, विभिन्नताएं आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष वहां पे डाल देना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रट लेना है, ठीक है, क्वेश्चंस को मात्र समझना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन समझने के बाद, जैसे मान लीजिए मैंने 6 पेज बताया, ठीक है, तो आप क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं ना, तो वही 6 पेज को आप 12 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन समझेंगे तब, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, ठीक है। और ये देखिए अभी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, और ये इसमें जो है लास्ट में जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, ठीक है। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है, वहाँ पे आपको PDF भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसी प्रकार से जो है आपका सारे क्वेश्चंस इसी चैनल पे आएंगे हिस्ट्री के।